Very warm good afternoon to all of you. Myself, Mayank Trivedi, Assistant Professor in the Department of Computer Science and Engineering, Ajay Kumar Garg, College, Ghaziabad. Today, we are going to discuss about some basic programs and the OOPS concept of Java. Before this particular video, I have make one video regarding the introduction to Java, in which we discuss about the basic theory regarding the Java. अगर बात करूं तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये बात करी थी कि जावा के अंदर हम प्रोग्राम्स को किस तरीके से लिखते हैं, जावा एक्चुअली में क्या है, कहाँ से बन के आया है, किसने बनाया, किस तरीके से काम करता है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें हम जावा के अंदर करते हैं, किस तरह की प्रोग्रामिंग हम जावा के अंदर करते हैं, ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी। आज के हमारे टॉपिक में हम सबसे पहले देखेंगे कि जावा के बेसिक प्रोग्राम्स किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, जिसमें हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले एक स्वैपिंग का प्रोग्राम बनाएंगे, देन हम फैक्टोरियल का प्रोग्राम देखेंगे, देन नंबर को रिवर्स करने का प्रोग्राम देखेंगे। ये 3 प्रोग्राम में स्टार्टिंग में हम काम करेंगे एंड देन उसके बाद हम बात करेंगे OOPS कॉन्सेप्ट के बारे में। OOPS कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो OOPS कॉन्सेप्ट हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है अब हमारी जावा प्रोग्रामिंग में। OOPS कॉन्सेप्ट को जावा प्रोग्रामिंग से पहले भी कई सारे अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज़ किया गया है, बट अगर सबसे ज़्यादा यूज़फुल OOPS हुआ है तो वो जावा प्रोग्रामिंग के अंदर हुआ है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं एक जावा के प्रोग्राम बनाने की, जिसमें हम 2 नंबर्स को स्वैप करेंगे। जैसे कि हम सबको पता है कि जावा के प्रोग्राम जो होता है वो स्टार्ट होता है हमारा किससे, क्लास से। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्लास लिखते हैं। क्लास कीवर्ड यूज किया जाता है किसी भी जावा के प्रोग्राम को बनाने के लिए। जावा में OOPS कॉन्सेप्ट यूज होता है और OOPS कॉन्सेप्ट में सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का। तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को हमें डिफाइन करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक क्लास डिजाइन कर रहे हैं। तो क्लास का कोई ना कोई नाम, यहाँ पे हम लोग स्वैप नाम से एक क्लास बना लेते हैं। ये हमारी क्लास बन गई एंड क्लास बनाने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपना मेन बनाएंगे। क्योंकि अगर हम देखें तो C++ या दूसरी अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की अगर बात करूं तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम सबसे पहले क्या डिफाइन करते हैं, मेन डिफाइन करते हैं। क्योंकि ये हमारा वो सेक्शन होता है जहां से मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। तो जावा में अगर आपको मेन बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड देन उसके बाद ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग args। ये वो पॉइंट हो गया जहां से मेरा प्रोग्राम क्या करेगा, रन करना स्टार्ट करेगा। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। अब सबसे पहला काम हमें स्वैपिंग करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, 2 वेरिएबल चाहिए और उनकी वैल्यूज चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या करा है, यहाँ पे लिखा हमने int a is equals to 5 and b is equals to 6। ये हमारे पास 2 नंबर हो गए जिनके थ्रू हम क्या करेंगे, स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे। यानी कि b की वैल्यू को हम किस में डालेंगे, a के अंदर, और a की वैल्यू हम किस में डाल देंगे, b के अंदर। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट देता हूं, system डॉट आउट डॉट println ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखते हैं बिफोर swapping, before swapping a is equals to what plus a plus double inverted commas b is equals to double inverted commas close plus b, now bracket close and lastly semicolon। ये काम क्या करेगा, ये पर्टिकुलर लाइन हमारे को प्रिंट करेगा। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले स्वैपिंग मतलब स्वैपिंग परफॉर्म करने से पहले हम क्या कर रहे हैं, दोनों a और b की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, प्रिंट करने की काम कर रहे हैं, ताकि हमें पहले पता चल जाए कि इन दोनों की वैल्यू क्या है। देन उसके बाद हम यहाँ पे स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे। अब स्वैपिंग को परफॉर्म करने के लिए 2 तरीके हैं, या तो हम थर्ड वेरिएबल का यूज करें या फिर हम डायरेक्ट परफॉर्म करें। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, थर्ड वेरिएबल का यूज करें। तो अगर मैं थर्ड वेरिएबल को यूज कर रहा हूं तो मुझे उस वेरिएबल को क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, इंट टेम्प नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूं। इस वेरिएबल के अंदर मैं क्या करूंगा, a की वैल्यू स्टोर करूंगा। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, b लूंगा,
ठीक है। एंड देन उसके बाद सॉरी यहां पे मैं क्या करूंगा, बी ना लेकर के मैं सबसे पहले ए लूंगा और ए के अंदर क्या करूंगा, बी की वैल्यू डालूंगा। तो मैंने यहां पे क्या करा, ए लिया और उस ए के अंदर बी की वैल्यू इंसर्ट करी। एंड देन उसके बाद मैं अपने टेम्प के अंदर, जो टेम्प के अंदर ए की वैल्यू पड़ी थी, उस वैल्यू को क्या करूंगा, बी के अंदर डालूंगा। तो बी इज इक्वल्स टू टेम्प। ये मेरा लॉजिक हो गया जिसके थ्रू मैं क्या कर रहा हूं, स्वैपिंग परफॉर्म कर रहा हूं ना। अब मैं जो ये स्वैपिंग परफॉर्म करी है इसको मैं क्या करता हूं, प्रिंट करता हूं। तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन डबल इन्वर्टेड कॉमर्स, यहां पे हमने लिखा आफ्टर स्वैपिंग क्या, a इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमर्स प्लस a प्लस डबल इन्वर्टेड कॉमर्स b इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमर्स b। ये कंप्लीट हुआ। एंड देन उसके बाद जो हमने कर्ली ब्रेसेस ओपन किए थे उनको हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। ठीक है। अगर आउटपुट की बात करें तो आउटपुट में हमारे क्या होगा, सबसे पहले लिख के आएगा बिफोर स्वैपिंग a इज इक्वल्स टू 5 एंड b इज इक्वल्स टू 6। जब हमने स्वैपिंग परफॉर्म करी तो स्वैपिंग परफॉर्म करने के बाद हमारा क्या प्रिंट होगा, आफ्टर स्वैपिंग a इज इक्वल्स टू 6 एंड b इज इक्वल्स टू 5। तो ये था हमारा पहला सबसे सिंपल कह सकते हैं एक बेसिक प्रोग्राम। नाउ मूविंग फॉरवर्ड दूसरा बेसिक प्रोग्राम देखते हैं जो कि हमारा फैक्टोरियल। फैक्टोरियल की बात करूं तो फैक्टोरियल क्या है, किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है तो वो क्या होगा, इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव डिसेंडिंग इंटीजर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को यहां पे 3 का फैक्टोरियल निकालना है, 3 फैक्टोरियल, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ऑल द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द पॉजिटिव डिक्रीजिंग इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स इज लाइक 3, 2 एंड 1। ये 3 हुए ना, ठीक है, और इन सब का क्या होगा, प्रोडक्ट, यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो इट्स अ रेगुलर मैनर प्रोसेस जिसमें मैं क्या कर रहा हूं, कंटिन्यूअसली बार बार चीजों को क्या कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं यहां पे एक लूप चलाऊंगा क्योंकि मेरे को एक ही प्रोसेस करना है और प्रोसेस भी क्या करना है, जो भी नंबर दिया होगा उसको मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लाऊंगा। लाइक 7 अगर दिया है तो 7 के बाद 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 2, 1। तो हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली एक ही प्रोसेस कर रहे हैं, यानी कि नंबर जनरेट कर रहे हैं, और वो नंबर भी हम किस में जनरेट कर रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। या हम यहां पे ये भी कर सकते हैं कि हम क्या करें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएं, यानी कि हम 1 से स्टार्ट करें और कहां तक जाएं, जो भी नंबर हमें गिवन है। लेट सपोज 6 गिवन है तो हम क्या करें, 1 से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6। 6 मेरा क्या होगा, स्टॉपिंग पॉइंट होगा, स्टॉपिंग पॉइंट। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने एक लूप चलाया। लूप हमारे पास क्या है, एक कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, बार बार सेम अगर कोई काम करना है तो हम उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं बाय यूजिंग द लूप। हमारे पास व्हाइल लूप होता है, हमारे पास फॉर लूप होता है। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं सीधे सीधे 1 से स्टार्ट करूंगा अपने लूप को और कहां तक लेके जाऊंगा, उस नंबर यानी कि n तक लेके जाऊंगा, वहां तक लेके जाऊंगा। प्लस साथ में और क्या चीज कर रहा हूं, अब मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूं, 6 तक जा रहा हूं, तो 1 के बाद 2 आएगा ना, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। तो मैं यहां पे एक्चुअली में अगर देखा जाए तो मैं एक्चुअली में कर क्या रहा हूं, मैं 1 प्लस का इंक्रीमेंट कर रहा हूं। 1 प्लस 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6। ठीक है, तो वही सेम टास्क मैंने यहां करा है। अगर आप देखेंगे तो हमने भी यहां पे प्रोग्राम स्टार्ट कहां से करा है, क्लास फैक्टोरियल एग्जाम्पल। ठीक है, ये तो क्लास एक कीवर्ड हो गया। ठीक है, ये यहां पे मैंने क्या करा, फैक्टोरियल एग्जाम्पल, ये क्लास का नाम दिया। नाम देने के बाद मैंने क्या यूज करा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अगेन मेन वो पर्टिकुलर एरिया जहां से मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। सबसे पहले क्या करा, आपने 2 वेरिएबल लिए। क्या वेरिएबल लिया, एक वेरिएबल लिया आपने आई नाम से, दूसरा वेरिएबल लिया आपने फैक्ट के नाम से। ठीक है, 2 वेरिएबल लिए, क्या, आई, एंड दूसरा वेरिएबल क्या लिया, फैक्ट। ठीक, फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हो, एक नंबर ले लो। ठीक है, तो नंबर मतलब n ले लेते, मान लेते हैं
n की वैल्यू क्या रखी है आपने 5, यानी कि आपको किसका फैक्टोरियल निकालना है, 5 का फैक्टोरियल निकालना है। ये जो चीज है वो क्या है, 5 का फैक्टोरियल निकालने के लिए। अब सबसे पहले क्या हुआ, फॉर लूप चला। फॉर लूप कहां से स्टार्ट हो रहा है, इनिशियलाइजेशन कहां, देखो कहां से, 1 से है, तो यानी कि i की वैल्यू क्या हो गई 1। ठीक है, अब उसने चेक करा क्या i की वैल्यू नंबर से लेस है, हाँ है, नंबर से लेस है, तो वो क्या करेगा, फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट मल्टीप्लाइड बाय i। अगर आप देखोगे तो फैक्ट की वैल्यू भी इनिशियली मैंने क्या रखी है, 1 रखी है। क्यों रखी है, क्योंकि मैं फैक्टोरियल को ही मल्टीप्लाइड कर रहा हूं, किससे, i से। तो जब मैंने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे को आउटपुट में अगर हम देखें, आउटपुट की अगर बात करें तो आउटपुट मेरे को यहां पे क्या मिला, 1 मिला। ठीक है, देन उसके बाद वापस ऊपर गए, i की वैल्यू इंक्रीज हुई, कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, 2 को चेक करते हैं, 5 से छोटा है, हाँ छोटा है, क्या करना है, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल मतलब ये वाली वैल्यू जो अभी आउटपुट आई है, तो वो कितना आया, 1, तो 1 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 2। तो अगर हम फैक्टोरियल की बात करें तो अब यहां पे क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अगर देखा वैसे अगर देखें तो यहां पे एक्चुअली में क्या हो रहा होगा, यहां पे 2 ना आकर के सबसे पहले क्या आया होगा हमारे पास, यहां पे 1 आएगा और आउटपुट अब यहां पे क्या हो जाएगा, 2। तो जैसे ही यहां पे 2 आया यानी कि फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। अगेन i की वैल्यू इंक्रीज हुई, i कितना हो गया, 3 हो गया। 3 इज लेस देन 5, यस, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू हुई तो क्या होगा, फैक्ट मल्टीप्लाइड बाय i, तो फैक्ट इज 2 एंड i इज 3, तो 2 3 जा 6, तो ये 6 हो गया। ठीक है, देन उसके बाद i की वैल्यू इंक्रीज हुई 4, है ना, 4, यहां पे कितना आ चुका होगा फैक्ट में, 6 आ चुका, 4 6 जा 24। ठीक है, देन उसके बाद फैक्ट की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 24 हो चुकी है। i की वैल्यू इंक्रीज हुई, कितना हो गया, 5। ठीक है, अब इसके बाद यहां पे मल्टीप्लाइड होगा 120। ठीक है, एंड देन उसके बाद i की यहां पे कितना आ गया, फैक्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 120 आ गई। i की वैल्यू इंक्रीज हुई 6। अगर अब आप देख नोटिस करोगे तो यहां पे क्या है, i की वैल्यू कितनी है, i की वैल्यू कितनी है, 6। ठीक है, और नंबर की वैल्यू कितनी है, 5। तो 6 एंड 5 की अगर बात करें तो 6 इज ग्रेटर देन 5, तो यहां पे कंडीशन क्या हो गई फॉर लूप की, फॉल्स। देन उसके बाद हमने क्या कर दिया, फैक्टोरियल को प्रिंट करा दिया। दिस इज अ सेकंड बेसिक प्रोग्राम ऑफ जावा। Now moving towards the third program, that is number reverse a number in Java। तो अगर हमें किसी नंबर को रिवर्स करना है, कोई गिवन नंबर है, लेट्स सपोज 1 2 3 4 5, ये हमें नंबर गिवन है और हम इसका कह रहे हैं कि आप इसका रिवर्स करो, दैट इज 5 4 3 2 1, आपको ये करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहां पे कुछ कह सकते हो रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो अप करना पड़ता है। दैट इज फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द गिवन नंबर बाय यूजिंग द मॉड्यूलो ऑपरेटर। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर नंबर का रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। और रिमाइंडर निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, इस नंबर को 10 से डिवाइड करना स्टार्ट करता हूं। लाइक 1 2 3, अगर ये नंबर है और इसका रिमाइंडर निकालना है तो मैंने 10 से डिवाइड किया, तो 10 1 जा 10, नाउ 2 3 10 2 जा 20। ठीक है, अब आप अगर देखोगे तो लास्टली आपको क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है ना, लास्टली आपको क्या मिला, 3 मिला ना, तो 3 मिला मतलब ये आपका रिमाइंडर हो गया। तो सबसे पहले आपको क्या मिल गया, 3 मिल गया। 3 मिलने के बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई द वेरिएबल रिवर्स बाय 10 एंड ऐड द रिमाइंडर इनटू इट। फिर उसके बाद जो भी आपको यहां से रिमाइंडर मिला है उसको आप क्या करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि रिवर्स नंबर जो भी रिवर्स है उस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, देन रिमाइंडर को जोड़ दोगे। और जोड़ने के बाद लास्टली आप क्या करोगे, डिवाइड द नंबर बाय 10। अब आप अपने नंबर को 10 से डिवाइड कर दोगे। एक बार क्वेश्चन की तरफ आते हैं, फिर समझते हैं कि ये एक्चुअली में यहां पे हो क्या रहा है। ठीक है, चलो अब देखो यहां पे हुआ क्या, ये चीज हो गई। हमने यहां पे क्या करा है, कीवर्ड यूज करा है पब्लिक। पब्लिक का मतलब हो गया ये क्लास क्या हो गई, सभी लोग यूज कर सकते हैं। अगर ये क्लास मैं कहीं पे भी बनाता हूं तो मैं इसको कहीं पे भी यूज कर सकता हूं, क्योंकि ये एक किस तरह की क्लास है, पब्लिक क्लास है। ठीक है, रिवर्स नंबर एग्जाम्पल 1, तो ये हमने इसका क्या कर दिया, क्लास का नाम दे दिया। देन उसके बाद हमने मेन बनाया, दैट इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। देन उसके बाद एक नंबर लिया, इंट नंबर। ये वो नंबर है जिसको हम क्या करना चाहते हैं, रिवर्स करना चाहते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास नंबर आ गया जिसको हम क्या करना चाह रहे हैं, रिवर्स करना चाहते हैं। तो अब देखो यहां पे क्या होगा, ये वो नंबर है जिसको हम रिवर्स कर रहे हैं।
ठीक है। उसके अलावा मैंने क्या करा है, एक रिवर्स नाम का वेरिएबल लिया है जिसका वैल्यू मैंने इनिशियली क्या करी, 0 रखी। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक व्हाइल लूप चला रहा हूँ जिसमें मैं क्या कह रहा हूँ कि जब तक नंबर की वैल्यू क्या नहीं हो जाती है, 0 नहीं हो जाती है, तब तक ये लूप क्या करते रहना, कॉन्टिन्यूसली चलाते रहना। अगर मैं देखूं तो सबसे पहले अगर जब जैसे आपने ये वाला काम किया, ये वाला टास्क कंप्लीट किया, तो आपको यहां से क्या मिलेगा, लाइक 9 8 7 6 5 एंड 4। तो यहां पे सबसे पहली वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 4 मिल जाएगी। ठीक है, 4 मिली। आपने रिवर्स की अगर बात करें तो रिवर्स की वैल्यू इनिशियली क्या है, 0 है। 0 को 10 से मल्टीप्लाई करा, वापस 0, रिमाइंडर क्या हो गया, 4। तो आपको सबसे पहले क्या मिल गया, 4। ठीक है, वापस आप नीचे आते हैं तो यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से आपको ये चीज मिलेगी कि आपका जो ये नंबर था ना, अब ये नंबर ये रह गया। ठीक है, आपने क्या करा, जब 10 से डिवाइड किया आपने तो आपको क्या मिलेगा, कोशेंट मिलेगा। और कोशेंट में आपको क्या मिल रहा है, ये पर्टिकुलर वैल्यू मिल रही है। कोशेंट के अंदर आपको क्या मिल रही है, ये पर्टिकुलर वैल्यू मिली। ठीक है, जैसे आपको ये वैल्यू मिली, आप वापस से लूप के अंदर गए, क्या ये 0 के बराबर है, नहीं, अभी ये 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वापस से रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर निकाला तो क्या मिला, 5 मिला। ठीक है, पिछली बार रिवर्स में क्या जा चुका था, 4 जा चुका था, तो 4 इंटू 10 कितना हो गया, 40 हो गया। और उसमें आप क्या कर रहे हो, रिमाइंडर जो कि अभी क्या आया है 5, उसको क्या कर रहे हो, ऐड ऑन कर रहे हो। तो ये आपका क्या हो गया, 45। अगर आप देखोगे तो रिवर्स होना स्टार्ट हो गया, एंड सो ऑन, ये प्रोसेस चलता रहता है। और लास्ट में हम क्या कर देंगे, रिवर्स को प्रिंट कर देंगे। तो दीज आर द बेसिक programs of Java by which we can start the programming of Java. Now let's go to the next topic, that is the object oriented programming concept, OOPS. Now nextly अगर बात करें OOPS concept, OOPS की अगर बात करूं तो object is all depend on ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नाम ही कह रहा है कि भाई मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो ऑब्जेक्ट के बेस पे कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट पे डिपेंड होके कर रहा हूं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, और ऑब्जेक्ट मींस अ रियल वर्ल्ड एंटिटी लाइक पेन। ये पेन है, ठीक है, आप मार्केट में जाते हो पेन को परचेज करने के लिए, तो आप दुकान में जाकर के बोलते हो भैया पेन दे दो। ठीक है, फिर उसके बाद वो आपसे उसके बिहेवियर के बारे में पूछता है, ब्लैक चाहिए कि ब्लू चाहिए, ठीक, 10 वाला चाहिए, 5 वाला चाहिए, ठीक है, नटराज का चाहिए या किसी और का चाहिए। ठीक है, तो ये चीज क्या है, ये पर्टिकुलर आप लेने क्या गए हो, एक ऑब्जेक्ट, दैट इज पेन। ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो और हो गया लाइक चेयर, टेबल, कंप्यूटर, वॉच, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इन रियल वर्ल्ड एंटिटी लाइक pen and paper and chair and table. ठीक है, now the object oriented programming is a methodology or paradigm to design a program using classes and object. Object oriented programming मेरा एक्चुअली में क्या है अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, इज अ मैथडोलॉजी और पैराडिग्म। एक मैथडोलॉजी है हमारे पास जो क्या कर रही है, प्रोग्राम डिजाइन के लिए यूज में आ रही है, और यहां पे हम क्या बनाते हैं, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हैं। इट्स सिंपली अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस बाय प्रोवाइडिंग सम कॉन्सेप्ट। ये क्या करता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को सिंप्लीफाई करता है और मेंटेनेंस प्रोवाइड करता है। अगर हमें किसी सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना है तो भी हम जावा प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। तो यहां पे हम लोग कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं, लाइक ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, हम क्लासेस के बारे में पढ़ते हैं, हम यहाँ पे इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, ये वो टॉपिक्स हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है OOPS कॉन्सेप्ट के अंदर। इसके अलावा भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डिजाइन को लेकर के अगर बात करें तो वहां पे कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं, दैट इज कपलिंग, कोहेजन, एसोसिएशन, एग्रीगेशन, कंपोजिशन। ये डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास कॉन्सेप्ट है जिनको हम यूज करते हैं। तो चलो इनको देखते हैं कि ये सारे कॉन्सेप्ट या ये सारी चीजें क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम ऑब्जेक्ट के बारे में। तो ऑब्जेक्ट क्या है, an entity that has state behavior is known as object। अगर कोई एक एंटिटी है, कोई चीज है जिसका कोई स्टेट है, जिसकी कोई एक स्टेट है या जिसका कोई एक बिहेवियर है, पेन का बिहेवियर क्या है, लिखना, कार का बिहेवियर क्या है, चलना। ठीक है, तो वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल के तौर पे चेयर कह सकते हैं, चेयर की बिहेवियर क्या है कि लोग उसके ऊपर बैठेंगे। पेन, टेबल, कीबोर्ड, बाइक, एक्सेट्रा, एनी फिजिकल, इट कैन बी फिजिकल और लॉजिकल, कुछ भी हो सकता है, वो क्या है, एन ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड एज एन इंस्टांस ऑफ क्लास। ऑब्जेक्ट क्या डिफाइन करता है,
किसी भी क्लास का इंस्टांस डिफाइन करता है। An object contains an address and takes up some space in memory. ऑब्जेक्ट ही वो चीज है जो क्या करेगा, मेमोरी के अंदर एक छोटी सी स्पेस ऑक्यूपाई करता है। जिस तरीके का ऑब्जेक्ट आप डिजाइन करोगे उस तरीके का वो क्या करेगा, मेमोरी एक्वायर करेगा। ऑब्जेक्ट कैन कम्युनिकेट विदाउट नोइंग द डिटेल्स ऑफ ईच अदर्स डेटा और कोड। ऑब्जेक्ट को कोई मतलब नहीं है, वो ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट करेगा, किसी से भी जुड़ सकता है, किसी से भी बात कर सकता है, किसी के साथ काम कर सकता है। उसे इस चीज से मतलब नहीं है कि दूसरे के अंदर डेटा क्या है, उसका कोड क्या लिखा हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है। द ओनली नेसेसरी थिंग इज द टाइप ऑफ मैसेज एक्सेप्टेड एंड द टाइप ऑफ रिस्पॉन्स रिटर्न बाय द ऑब्जेक्ट। वो सिर्फ क्या चीज देखता है कि मैसेज क्या एक्सेप्ट हुआ है और रिस्पॉन्स क्या हो रहा है उसका। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर बात करें, अ डॉग इज एन ऑब्जेक्ट because it has state like color, name, breed, etc. as well as behavior like wagging the tail, barking, eating, etc. तो ये सारी चीजें हैं जो डॉग को भी क्या करती है, एक ऑब्जेक्ट बनाती है। ह्यूमन भी अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि किस स्टेट, उसका स्टेट क्या है कि वो काला है, नीला है, कलर हो गया, उसका नाम क्या है, वो किस ब्रीड का है। ठीक है, और अगर बिहेवियर की बात करें तो हमारे सामने बहुत सारे बिहेवियर्स आते हैं जो ह्यूमन के। नेक्स्ट अगर बात करें तो क्लास क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कई सारे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन क्या कहलाता है, क्लास कहलाता है। ये एक क्या है, लॉजिकल एंटिटी है। यहां पे हम क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं और क्लास के अंदर कई सारे ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं एंड देन उसके बाद उसके ऊपर काम करते हैं, इसलिए मैं इसको क्या बोलता हूं, लॉजिकल एंटिटी बोलता हूं। अ क्लास कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ ब्लूप्रिंट फॉर फ्रॉम विच यू कैन जनरेट क्रिएट एन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। क्लास डजंट कंज्यूम एनी स्पेस। क्लास कभी भी कोई स्पेस कंज्यूम नहीं करती है। कंज्यूम कौन करता है, स्पेस कंज्यूम कौन करता है, ऑब्जेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट चीज है हमारे पास इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें मैं क्या करता हूं, एक पर्टिकुलर चीज की का बिहेवियर या स्टेट जो है किसी दूसरे को प्रोवाइड कराता हूं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपकी बात करें तो आपके अंदर कुछ बिहेवियर्स ऐसे होंगे जो आपके फादर के भी अंदर होंगे, यानी कि आपने वो बिहेवियर्स अपने फादर से इनहेरिट किया है। वो कहते हैं ना, संगति का असर पड़ता है। तो संगति का असर मतलब अगर आपके दोस्त की कोई हैबिट्स हैं, कुछ चीजें हैं, तो वो उसकी जो हैबिट्स हैं वही सेम हैबिट्स आपके अंदर भी आ सकती हैं। अगर मैं आपको बुलाता हूं तो हो सकता है बाई चांस आपका दोस्त भी आपके साथ आए। तो वो क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे मैरिज है किसी की और उसका कार्ड आया है, तो कार्ड में नाम होता है फादर का, लेकिन जाती है सारी फैमिली। क्यों, जस्ट बिकॉज कि फादर से बाकी सारे लोग क्या हैं, इनहेरिटेड हैं। तो फादर ऑब्जेक्ट को मैंने कॉल किया और उससे रिलेटेड जितने भी क्लासेस हैं या जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, कॉल होते हैं, और वही कॉन्सेप्ट कहलाता है यहां पे क्या, इनहेरिटेंस का। व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्वायर ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ ए पेरेंट ऑब्जेक्ट, इट इज नोन एज इनहेरिटेंस। इट प्रोवाइड कोड रीयूजेबिलिटी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनहेरिटेंस प्रोवाइड क्या कर रहा है, कोड रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। इट इज यूज्ड टू अचीव द रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म देखते हैं, फिर समझेंगे कि क्या चीज। पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें तो पॉलीमॉर्फिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको अगर मैं तोड़ के बोलूं तो ये कह सकता हूं कि पॉली एंड मॉर्फिज्म। पॉली मतलब सिंगल और मॉर्फिज्म मतलब मेनी टास्क। ठीक है, तो डिफरेंट टास्क को, एक ही चीज को हम डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते। फॉर एग्जाम्पल एक टेबल है, ठीक है, उसके ऊपर आपने लैपटॉप रख दिया, तो अगर हम कहें तो वो क्या हो गया, कंप्यूटर टेबल। उसी टेबल के ऊपर आप बुक रख के पढ़ रहे हो तो वो क्या बन गई, स्टडी टेबल। उसी टेबल के ऊपर आप खाना खाना स्टार्ट करते हो तो वो क्या बन गई, आपकी डाइनिंग टेबल। टेबल एक ही थी लेकिन फॉर्म्स अलग अलग हो गए, हम अलग अलग तरीके से उसको यूज करना स्टार्ट कर दी। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, इफ वन टास्क इज परफॉर्म इन डिफरेंट वेज इट इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। फॉर एग्जाम्पल, टू कन्विंस द कस्टमर differently to draw something, for example shape, triangle, rectangle, etc. आर्टिस्ट की अगर बात करें तो आर्टिस्ट एक ही है लेकिन वो अपनी आर्टिस्ट
यानी कि अपनी ड्राइंग्स क्या कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट बना रहा है। कभी वो लैंडस्केप बनाता है, कभी वो पोर्ट्रेट बनाता है, कभी वो कुछ भी एक्स्ट्रा डेफिनेशंस को तैयार करता है या डिफरेंट शेप्स बनाता है, ठीक है। लेकिन आर्टिस्ट तो एक ही है ना, तो वो क्या हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म। इन जावा वी यूज मेथड ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग टू अचीव पॉलीमॉर्फिज्म। अगर हमें पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करना है या पॉलीमॉर्फिज्म बनाना है, तो हम उसके लिए जावा के अंदर क्या यूज करते हैं, ओवरलोडिंग, ठीक है। मेथड्स की ओवरलोडिंग, जो C++ में आपके फंक्शंस होते थे वो यहां पे क्या कहलाते हैं, मेथड्स कहलाते हैं। तो मेथड्स की ओवरलोडिंग या मेथड्स की ओवरराइडिंग, ठीक है। तो इसको अगर हम यूज करेंगे, इन दो मेथड्स को, इन दो तरीकों को यूज करते हैं, तो हम क्या करेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर सकते हैं। एक एग्जांपल की अगर बात करें तो लाइक कैट स्पीक्स, म्याओ, डॉग बार्क्स, वूफ। तो अगर हम बात करें तो एनिमल की एनिमल क्लास बनाइए, और एनिमल क्लास में हमने क्या करा है कि बोलने का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अब बोलने की अगर बात करें तो डिफरेंट एनिमल, ये काऊ हो गया, सॉरी कैट हो गया या डॉग हो गया, ये सारे हैं तो एनिमल ही, लेकिन इनके भूखने की या बोलने का जो तरीका है वो क्या हो गया, डिफरेंट डिफरेंट। तो वो क्या कहलाता है, पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि हाइड करना, किसी चीज को छुपाना। मैं बाहर से कैसा हूं, जो आपको दिख रहा हूं वो वैसा ही दिखूंगा, लेकिन मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं किस तरीके की बातें हो रही हैं, वो चीजें हमें नहीं पता होता है, ठीक है। जैसे एटीएम मशीन की अगर बात करें तो एटीएम मशीन में आप अपना कार्ड डालते हो, पिन एंटर करते हो, देन उसके बाद आपका पैसा, आप अमाउंट एंटर करते हो, देन उसके बाद आप ओके बटन दबाते हो, पैसा आपका जनरेट हो जाता है, आ जाता है आपके सामने। तो वहां पे क्या हुआ, आपने ये सारे टास्क तो करे, आपको बाहर से हुआ, लेकिन अंदर उसके क्या प्रोसेस हुआ है, क्या वो आपको आज तक पता चला है, नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ द एब्स्ट्रैक्शन। द एब्स्ट्रैक्शन इज हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स एंड शोइंग ओनली द फंक्शनैलिटी विच इज नोन एज abstraction. For example, phone call. We don't know the internal processing. फोन कॉल आ रहा है, लेकिन वो कॉल, मान लो लखनऊ से गाजियाबाद फोन करना है, विद इन अ सेकेंड कॉल आ जाता है, ठीक है। लेकिन वो कितने एंटीनास को कवर करके आया, कितने एरिया को कवर करके आया, ये आज तक हमने किसी को नहीं पता, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्शन का अगर मेरे को यूज करना है तो मैं क्या करता हूं, यहां पे एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस यूज करता हूं या मैं इंटरफेसेस का यूज करता हूं, ताकि मैं एब्स्ट्रैक्शन को क्या कर सकूं, डेटा हाइडिंग को क्या कर सकूं, अचीव कर सकूं। नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरा एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन क्या है, अगर हम नाम की उस पे जाएं तो यहां पे हम कह सकते हैं कि दो कैप्सूल होते हैं ना, तो कैप्सूल क्या करते हैं, जब दो अलग अलग वैल्यू है और उन दोनों को हम क्या करते हैं, साथ में मिला देते हैं, जिसको हम कहते हैं बिंडिंग। तो बिंडिंग कोड एंड डेटा टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट। कैप्सूल को देखा है ना, दो अलग अलग होते हैं ना, उन दोनों को एक साथ मर्ज किया जाता है, मिला दिया जाता है, तब जाके एक पूरा कैप्सूल बनता है। वही चीज है कि बाइंडिंग code and data together into a single unit are known as encapsulation. For example, a capsule, it is wrapped with different medicine. A Java class is an example of encapsulation. A Java Bean is fully encapsulated class because all the data members are private here. ठीक है, किसी क्लास को आप डिफाइन कर रहे हो, क्लास बना रहे हो, उसके अंदर जो भी मेंबर्स रखने हैं, जो भी चीजें आपने रखी हैं, उन सबको अगर आपने प्राइवेट कर दिया तो वो क्या हो जाता है, एनकैप्सुलेशन की तरफ चला जाता है। सेकेंड, अगली चीज जो आती है वो आती है क्या, कपलिंग। कपलिंग की अगर बात करें तो कपलिंग क्या है, कपलिंग रेफर्स टू द नॉलेज और इंफॉर्मेशन और डिपेंडेंसी ऑफ अनदर class. It arises when classes are aware of each other. If the class has the detailed information of another class, there is a strong coupling. अगर मैं एक क्लास की बात कर रहा हूं और दो क्लासेस की बात कर रहा हूं, अगर एक पहली क्लास को दूसरी क्लास के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है, तो वो क्या बन जाती है, स्ट्रॉन्ग कपलिंग बन जाती है। इन जावा वी यूज प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक मॉडिफायर्स टू डिस्प्ले द विजिबिलिटी लेवल ऑफ द क्लास, मेथड्स एंड फील्ड्स। You can use interfaces for the weaker coupling because there is no correct implementation. Coupling क्या हुआ, दो चीजों को जोड़ना, दो लोगों को जोड़ना। अगर मेरे को सामने वाले की सारी बातें पता है तो मेरा उसके साथ जुड़ाव ज्यादा होगा, मैं उसके साथ कपलिंग ज्यादा करूंगा, ठीक है। और अगर मेरे को चीजें नहीं पता है तो वो क्या बन जाएगी, वीकर कपलिंग बन जाएगी। अगर मैं बात करूं इंटरफेसेस, जो आगे चल करके हमें पढ़ने को मिलेगा, इंटरफेसेस की अगर बात करूं तो अगर मैं किसी प्रोग्राम में इंटरफेस यूज कर रहा हूं तो वहां पे कपलिंग क्या होगी, वीक होगी। क्यों होगी, क्योंकि इंटरफेसेस के अंदर हम जो भी चीजें यूज करते हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, प्राइवेट होती हैं।
तो अगर मान लो मेरा कोई दोस्त है जिसका सारा का सारा इंफॉर्मेशन, सारी चीजें क्या है हो रही हैं, प्राइवेट हो रखी हैं, वो अपनी सारी चीजें प्राइवेट रखता है, अपने तक रखता है, मुझे तक नहीं बताता, तो मेरे उसके साथ किस तरह का रिलेशन होगा? क्या मेरी वहां पे कपलिंग होगी? हार्ड कपलिंग होगी? नहीं होगी, कभी नहीं होगी। ठीक है, तो वो हो गया मेरा कपलिंग का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आता है कोहेजन। कोहेजन क्या है? कोहेजन रिफर्स टू द लेवल ऑफ कंपोनेंट व्हिच परफॉर्म्स अ सिंगल वेल डिफाइंड टास्क। A single well-defined task is done by highly cohesive method. The weakly cohesive method will split the task into separate parts. The Java.io package, ये वो पर्टिकुलर पैकेज है जिसके थ्रू हम इसका काम करते हैं, इज अ हाईली कोहेसिव पैकेज बिकॉज इट हैज इनपुट आउटपुट रिलेटेड क्लासेस एंड इंटरफेस. However, the java.util package is a weakly cohesive package because it has unrelated classes and interfaces. तो कोहेजन क्या हो गया कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर कंपोनेंट जो है कितना अच्छी तरीके से अपना टास्क कंप्लीट कर रहा है, किस तरीके से अपना टास्क कंप्लीट कर रहा है, किस तरीके से सिंगल टास्क परफॉर्म कर रहा है को परफॉर्म कर रहा है. तो अगर मैं बात करूं तो दो पैकेजेस के बारे में यहां पे बात हुई है, आईओ के बारे में बात हुई है, यूटिल के बारे में बात हुई. तो आईओ पैकेज के अंदर की अगर बात करें तो पैकेज मतलब एक वो डब्बा होता है जिसके अंदर हम सारी चीजें इंफॉर्मेशन, अगर हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो इकट्ठा करके हम डाल देते हैं. तो आईओ पैकेज की अगर बात करें तो उस पैकेज के अंदर हम सिंपली अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ इनपुट एंड आउटपुट रिलेटेड क्लासेस और इंटरफेसेस को ही हम डालें. लेकिन यूटिल के अंदर, यूटिल पैकेज ऐसा है जिसके अंदर हमने न जाने कितनी सारी अदर क्लासेस को भी क्या कर रखा है, इनहेरिट कर रखा है, डाल रखा है, जिसकी वजह से उसके अंदर क्या होता है, कोहेजन क्या होता है, बहुत वीक होता है. नेक्स्ट आता है हमारे पास एसोसिएशन. तो एसोसिएशन क्या है? एसोसिएशन रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट. दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उन दोनों के बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप है ये हमें बताता है. लाइक आपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स अगर पढ़ी होगी तो उसके अंदर आपने ये पढ़े होंगे 1 to 1, 1 to many, many to 1 and many to many. These are the relationship between the objects. Next is aggregation. Aggregation is a way to achieve association. अगर हमें एसोसिएशन यानी रिलेशनशिप अचीव करनी है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एग्रीगेशन का यूज करते हैं. एग्रीगेशन इज बेसिकली इनहेरिटेंस का ही एक फॉर्म है. इनहेरिटेंस is basically a relationship and aggregation is a basically has a relationship. इनहेरिटेंस की अगर बात करते हैं तो वहां पे इनहेरिटेंस क्या है, इज ए रिलेशनशिप, इज अ पार्ट ऑफ. ठीक है, कह सकते हो कि चाइल्ड इज अ पार्ट ऑफ फादर या पेरेंट. ठीक है. दूसरा एग्रीगेशन की अगर बात करूं तो एग्रीगेशन इज बेसिकली हैज ए रिलेशनशिप, हैज अ पार्ट, ये भी पार्ट हो सकता है. तो जब हम लोग इनहेरिटेंस की बात करेंगे, इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट को देखेंगे, उस टाइम पे मैं एग्रीगेशन को बहुत अच्छे समझाने की कोशिश करूं. अगर आप देखो तो यहां पे मैंने मेंशन कर रखा है, इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज हैज ए रिलेशनशिप इन जावा. ठीक है, like inheritance represent is a relationship, the another way to reuse the object, ये भी reuse करने के लिए यूज किया जाता है is. लेकिन उस जगह पे जहां पे मैं इनहेरिटेंस का यूज नहीं करना चाहता हूं, उस जगह पे मैं क्या करूंगा, मेरे को काम वही करना है, मेरे को उसके बिहेवियर यहां पे यूज करने हैं, लेकिन मैं इनहेरिटेंस यूज नहीं करना चाहता. ठीक है, तो उस जगह पे मैं क्या करूंगा, एग्रीगेशन का यूज करूंगा. ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारे पास लास्ट कॉन्सेप्ट है कॉम्पोजिशन. तो कॉम्पोजिशन क्या है, इज ऑल्सो अ वे टू अचीव एसोसिएशन. ये भी एक तरीका है जिससे हम एसोसिएशन को अचीव करते हैं. द कॉम्पोजिशन रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप वेयर वन ऑब्जेक्ट कंटेन्स अदर ऑब्जेक्ट एज अ पार्ट ऑफ इट्स स्टेट. क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप दिखा रहा है वेयर वन ऑब्जेक्ट कंटेन्स अदर ऑब्जेक्ट, जहां पे एक ऑब्जेक्ट कंटेन कर रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट को एज अ पार्ट ऑफ इट्स स्टेट. There is a strong relationship between the containing object and the dependent object. It is a state where containing object do not have independent existence. If you delete the parent object, all the child object will be deleted ऑटोमेटिकली. तो ये इसका एक कह सकते हो ड्रॉबैक हो गया कि यहां पे अगर मैं क्या कर रहा हूं, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में नहीं होता है, कोई इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस नहीं है. अगर मैंने पेरेंट ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दिया तो क्या होगा, चाइल्ड ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा. ठीक है. नाउ अब बात करते हैं
उस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले या उसके बारे में और आगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को देखने से पहले हम बात करते हैं कि किस तरीके से जावा के अंदर हम लोग नेमिंग करते हैं, किस तरीके से हम नेम्स को लिखते हैं या वो करते हैं। तो नेमिंग कन्वेंशन की बात कर रहे हैं। द नेमिंग कन्वेंशन इज अ रूल टू फॉलो एज यू डिसाइड व्हाट टू नेम योर आइडेंटिफायर्स सच एज क्लासेस, पैकेजेस, वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स, मेथड्स एक्सेट्रा। आप क्या नाम देना चाहते हो, आप क्या नाम लिखना चाहते हो, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। वो रूल्स को हम लोग फॉलो करेंगे कि कौन कौन से ऐसे रूल्स है जिनको हम फॉलो कर सकते हैं। बट इफ इट इज नॉट फोर्स्ड टू फॉलो, सो इट इज नोन एज अ कन्वेंशन, नॉट रूल। इसको हम कन्वेंशन इसीलिए बोल रहे हैं ताकि आपको अगर कन्वीनियंट लगे तो आप यूज करो, नहीं कन्वीनियंट लग रहा तो आप मत यूज करो। लेकिन हम कुछ रूल्स बना देते हैं कि अब भाई अगर आपको क्लासेस बनाने तो इस तरीके से आप लिखो या इस तरीके से लिखो। बेसिकली हम यहाँ पे ज्यादातर जो भी नाम हम लिखते हैं हम कैमल केस का यूज करते हैं। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैं 3 एग्जाम्पल की बात करता हूं। तो अगर हम क्लासेस की बात करें तो हम यहाँ पे रूल जो दे रखा है वो ये कहता है कि इट शुड स्टार्ट विद द अपर केस लेटर। क्लास का नाम हमेशा अपर क्लास से स्टार्ट होना चाहिए। इट्स अ कन्वेंशन, नॉट द रूल। आपको अगर ऐसा करना है करिए, नहीं करना है मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। Second thing is about the class is it should be a noun such as color, button, system, thread, etc. Use appropriate word instead of acronym. Example के तौर पे public class employee. Employee का E क्या करा? कैपिटल यूज करा है। ठीक इसी तरीके से इंटरफेसेस की बात करें तो ये भी हमारा अपर केस लेटर से स्टार्ट होना चाहिए और ये हमारा एडजेक्टिव होना चाहिए, जैसे रनेबल, रिमोट, एक्शन लिसनर। ठीक है, एप्रोप्रिएट वर्ड यूज करें या एक्रोनिम्स का यूज करें। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने क्या करा है, इंटरफेस बनाया प्रिंटेबल नाम से। इसी तरीके से मेथड्स की बात करें तो इट स्टार्ट्स विद द लोअर केस लेटर। आप यहाँ पे लोअर केस लेटर को यूज करेंगे। एग्जांपल अगर आप देखोगे तो ये हमने क्लास बनाई एम्प्लॉय नाम की, एक मेथड बना रहे हैं जिसका टाइप क्या है, वॉइड, और यहाँ पे हमने मेथड क्या बनाया है, ड्रॉ, और उसके बाद हम उस पर अपना कोड लिखेंगे। तो ये एक छोटा सा नेमिंग कन्वेंशन है जिसको हम यूज करना तो चाहिए। अगर आपको एक अच्छा प्रोग्राम बनाना है तो उसको हमें ये इस तरीके के रूल्स को यूज करना चाहिए। लेकिन ये कन्वेंशन से, ये रूल्स नहीं है, इसीलिए आप जैसा चाहो वैसे आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट अभी अभी पीछे हम पढ़ के आए कि एंटिटी हैज अ स्टेट एंड बिहेवियर इज नोन एज ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे चेयर, बाइक, मार्कर, पेन, टेबल, कार एक्सेट्रा। इट कैन बी एनीथिंग लाइक फिजिकल और लॉजिकल, टेंजिबल और इनटेंजिबल, कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इनटेंजिबल की अगर बात करें तो बैंकिंग सिस्टम, ठीक है, वो एक क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो बेसिकली अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट हैज 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज द स्टेट, द बिहेवियर एंड द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी स्टेट तो मतलब समझ में आता है ना कि क्या है, वैल्यू, कोई वैल्यू। ठीक है, बिहेवियर उसकी कोई ना कोई फंक्शनैलिटी जरूर होगी। आइडेंटिटी की बात करें तो क्या है, ऑब्जेक्ट identity is typically implemented via a unique ID. The value of the ID is not visible to the external user. However, it is used internally by the JVM, that is a Java Virtual Machine, to identify each object uniquely. ठीक है, तो कभी भी ऑब्जेक्ट जब डिफाइन करा जाता है या बनाया जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, एक यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड कर देते हैं ताकि जेवीएम क्या कर सके, उसको अच्छे तरीके से समझ सके। फॉर एग्जांपल पेन इज एन ऑब्जेक्ट, इट्स नेम इज रेनॉल्ड्स, color is white, known as its state, it is used to write, so writing is its behavior. तो पेन क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, उसका नाम, पेन का नाम क्या हो गया, रेनॉल्ड्स हो गया। ठीक है, उसका कलर क्या हो गया, व्हाइट हो गया। ठीक है, यूज करा जाता है किसके लिए, राइटिंग के लिए, तो बिहेवियर क्या हो गया, राइटिंग। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ अ क्लास. A class is a template or blueprint for which objects are created. So, an object is then instance, that is the result of a class. Object क्या है, result है, किसका, क्लास का। ठीक है, डेफिनेशन की बात करें तो कह सकते हैं एन ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी, एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है। ऑब्जेक्ट इज एन रन टाइम एंटिटी, ये वो है जो सिर्फ रन टाइम पे यूज किया जाता है, रन टाइम पे आता है। एन ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी विच हैज स्टेट एंड बिहेवियर, जिसका एक स्टेट है, एक बिहेवियर है। और ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ ए क्लास, क्लास का रिजल्ट है। ठीक है,
Now the object now the classes in Java, a class is a group of objects which have common properties. क्लास क्या है? ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, कई सारे ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप है जिनकी क्या होंगी? कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होंगी. इट इज अ टेम्पलेट ऑफ ब्लूप्रिंट फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड. इट इज अ लॉजिकल एंटिटी. इट कांट बी फिजिकल. ये कभी फिजिकल नहीं हो सकती, ये एक लॉजिकल एंटिटी है. ठीक है. अ क्लास इन जावा कैन कंटेन्स, क्लास के अंदर क्या क्या हो सकता है? फील्ड्स हो सकते हैं. ठीक है, फील्ड्स हो सकते हैं, मेथड्स हो सकते हैं, कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, ब्लॉक्स हो सकते हैं, नेस्टेड क्लासेस एंड इंटरफेसेस हो सकती हैं. ठीक. क्लासेस को लिखने का तरीका क्या है? ये हमने यहां पे एक सिंटेक्स दिया है कि किस तरीके से आप क्लास को डिक्लेयर करते हैं. तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्लास कीवर्ड का यूज करेंगे. देन उसके बाद क्लास का नाम लिखेंगे. देन उसके बाद कुछ फील्ड, जो भी मेथड्स आपके पास है वो आप यहां पे डालेंगे. मेथड की बात करें तो मेथड क्या है? इन जावा अ मेथड इज लाइक अ फंक्शन विच इज यूज्ड टू एक्सपोज द बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फंक्शनैलिटी, फंक्शंस, क्या फंक्शंस हैं, वो सारी चीजें क्या होती हैं? मेथड के अंदर लिखी जाती है. मेथड को लिखने का क्या क्या फायदा मिलता है? एडवांटेज क्या है? हमें कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है, कोड का ऑप्टिमाइजेशन बढ़ जाता है. ठीक है. दूसरी चीज आती है इंस्टांस वेरिएबल. तो इंस्टांस वेरिएबल क्या होते हैं? अ वेरिएबल व्हिच इज क्रिएटेड इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द मेथड इज नोन एज इंस्टांस वेरिएबल. द इंस्टांस वेरिएबल डज नॉट गेट मेमोरी एट कंपाइल टाइम. It gets memory at runtime when an object or instance is created. That is why it is known as the instance variable. इंस्टेंस वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो कि एक्चुअली में देखा जाए क्लास के तो अंदर होते हैं, लेकिन मेथड के बाहर डिफाइन करे जाते हैं, मेथड के बाहर बनते हैं. इनको कंपाइल टाइम पे मेमोरी नहीं मिलती. इनको मेमोरी कब मिलती है? जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है. जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं तब जाके इंस्टेंस वेरिएबल को क्या होता है? मेमोरी एलोकेट होती है. एक और चीज यूज होती है जावा के अंदर, दैट इज द न्यू कीवर्ड. ये क्या है? सो न्यू कीवर्ड की अगर बात करें तो न्यू कीवर्ड इज यूज्ड, बेसिकली यूज टू एलोकेट मेमोरी एट रन टाइम. रन टाइम पे अगर हमें मेमोरी को प्रोवाइड करना है, देना है, तो हम क्या करते हैं? न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं. अभी आगे चल करके एग्जांपल देखेंगे. नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एग्जांपल लेंगे. वहां पे हम लोग समझेंगे कि ये क्या है, न्यू कीवर्ड का क्या यूज है, किस तरीके से यूज हो रहा है. ऑल ऑब्जेक्ट्स गेट मेमोरी इन हीप मेमोरी एरिया. और सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को क्या होता है? मेमोरी प्रोवाइड होती है. और कहां पे होती है? वो मेमोरी हीप के अंदर होती है. तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रॉम दिस वीडियो. आगे की बात, कुछ एग्जांपल्स की हम बात करेंगे, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू एवरीवन.